लॉर्ड डलहौजी, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, तो कुछ 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा गुनहगार। 1848 से 1856 तक उनके कार्यकाल ने भारत की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कैसे। और यहीं से उनकी विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। आखिर एक ही शख्स को आधुनिक भारत का निर्माता और साथ ही 1857 के महाविद्रोह का सबसे बड़ा जिम्मेदार दोनों कैसे माना जा सकता है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें डलहौजी के उस रूप को देखना होगा जो एक साम्राज्यवादी विस्तारक का था। वो नीतियां जिन्होंने एक एक करके भारतीय रियासतों को निगल लिया। डलहौजी का सबसे कुख्यात हथियार वो थी उनकी हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सिद्धांत बहुत ही क्रूर और एकदम साफ था। अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी रियासत को गोद लिए हुए बेटे को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि उसे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस नीति का असर तो देखिए, मानो बिजली की रफ्तार से हुआ। सतारा, जैतपुर, संबलपुर से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की झांसी तक एक के बाद एक कई बड़ी और ऐतिहासिक रियासतें इस नीति का शिकार बन गई और रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गईं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें 1854 में देखने को मिलता है। जब नागपुर के भोसले साम्राज्य को हड़पा गया तो उसके साथ ही छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका पहली बार सीधे ब्रिटिश हुकूमत के नीचे आ गया, जहां चार्ल्स एलियट को पहला ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर भी बना दिया गया। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद कदम था, वो 1856 में उठाया गया। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर पूरे के पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे उत्तर भारत में असंतोष की आग को और भड़का दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो सुधार जिन्होंने डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया। डलहौजी के कार्यकाल में तो जैसे सुधारों की एक बाढ़ सी आ गई थी। आप देखिए, रेलवे, शिक्षा, सामाजिक कानून, ये सब बड़े बड़े बदलाव कुछ ही सालों के अंदर हो गए। 16 अप्रैल 1853 ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, जिसने देश में ट्रांसपोर्ट की क्रांति का आगाज कर दिया। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, डलहौजी ने कम्युनिकेशन में भी क्रांति ला दी। पहली बार डाक टिकट जारी किए गए और आगरा से कलकत्ता के बीच टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। सोचकर देखिए, जो संदेश हफ्तों में पहुंचते थे अब कुछ ही घंटों में पहुंच सकते थे। अब इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए एक डेडिकेटेड संस्था तो चाहिए ही थी, और इसी सोच के साथ डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की। एक ऐसी संस्था जो आज भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया गया, जिसे अक्सर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। असल में इसी ने भारत में एक सिस्टमैटिक स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव रखी। डलहौजी ने सामाजिक सुधारों की तरफ भी कदम बढ़ाए। महान सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो जबरदस्त प्रयास थे, उन्हीं के आधार पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा उनके ही कार्यकाल में तैयार किया गया। हालांकि ये कानून उनके जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ, लेकिन इसकी नींव डलहौजी ने ही रखती थी। तो एक तरफ साम्राज्य का विस्तार और दूसरी तरफ देश का आधुनिकीकरण। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर उस महाविद्रोह का कारण कैसे बन गईं, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। देखिए, हुआ ये कि डलहौजी ने अनजाने में भारतीय समाज के दो सबसे शक्तिशाली गुटों को एक साथ नाराज कर दिया था। एक तरफ उनकी हड़प नीति के कारण राजा महाराजा और जमींदार अपनी सत्ता और जमीन खो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामाजिक सुधारों को देश का रूढ़िवादी वर्ग अपनी परंपराओं और धर्म पर एक सीधा हमला मान रहा था। तो जब डलहौजी 1856 में भारत से गए ना, तो वो अपने पीछे असंतोष का एक सुलगता हुआ ढेर छोड़ गए थे, बिल्कुल एक बारूद के ढेर की तरह, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी 1857 में भड़क उठी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतने विरोधाभासों से भरे व्यक्तित्व को हम देखें तो देखें कैसे? क्या वो एक निर्माता थे या एक विनाशक? लॉर्ड डलहौजी की विरासत
हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास को एक ऐसे नेता को याद रखना चाहिए जिसकी तरक्की की बुनियाद बर्बादी पे रखी गई हो? एक ऐसा शख्स जिसके सुधारों का लाभ हम आज भी उठा रहे हैं, लेकिन जिसकी नीतियों ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह को भी जन्म दिया? इसका जवाब शायद इतना सीधा और आसान नहीं है।